मुश्किलों का कुछ इस कदर सामना करो ताकि जीते तो भी इतिहास बन जाए और हारे तो भी इतिहास बन जाए। हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है स्टडी ग्लॉस के ऊपर और बहुत ही बेहतरीन करंट अफेयर के अंदर स्वागत है आप लोगों का। आज है 7 जून, तो सबसे पहले इंटरनेशनल और नेशनल न्यूज को कवर कर लेते हैं। तेजी से पिघल रही आर्कटिक की बर्फ पिघलने का कारण है कि जो भी ग्लोबल वार्मिंग हो रही है उसके कारण बर्फ पिघल रही है, ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं। रिसेंटली A76 ग्लेशियर पिघला था और महासागरों का जो स्तर है वो बढ़ता जा रहा है। तालिबान ने एक और जिले पर किया कब्जा। कहां कर सकता है? अफगानिस्तान के अंदर। बिल्कुल, अमेरिका जो है उसने अनाउंस किया है कि वो 11 सितंबर 2021 तक अमेरिका पूरी ट्रूप्स को लेकर बाहर निकल जाएगा। अब जो है वहां पर तालिबान सक्रिय हो चुका है। चीन और जापान में सेनकाकू द्वीप को लेकर बड़ी तनातनी। दोनों के द्वीप में ऑयल एंड गैस प्रोडक्शन को लेकर काफी तनातनी हो रही है और सेनकाकू द्वीप पर अब दोनों आमने सामने हो चुके हैं। ब्राजील ने कोवैक्सीन के आयात को दी मंजूरी। कोवैक्सीन को WHO के द्वारा मान्यता नहीं दी गई है, लेकिन फिर भी ब्राजील ने उसको अपने यहां पर अनुमति दे दी है। G7 की बैठक में भारत ने किया वैक्सीन पासपोर्ट का कड़ा विरोध। वैक्सीन पासपोर्ट मतलब क्योंकि कोवैक्सीन को अनुमति नहीं है और वैक्सीन पासपोर्ट के तहत यूरोप के सभी कंट्रीज के अंदर एक से दूसरी कंट्री में जाने की अनुमति दी जाती है और भारत जो है इसका विरोध कर रहा है। 2025 तक पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिश्रण का पूरा करेंगे लक्ष्य। एथेनॉल अभी जो है वो 7.8% मिक्स किया जाता है, 2025 तक 20% जो है वो मिक्स किया जाएगा। ट्विटर को आखिरी मौका। किस बात के लिए? क्योंकि जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट है M वेंकैया नायडू, उनका जो ट्विटर अकाउंट है वहां से ब्लू टिक जो है वो हटा दिया गया है। यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि एक पर तो ब्लू टिक है लेकिन दूसरे पर टिक नहीं है, मतलब वेरीफाई नहीं है। राजस्थान में वैक्सीन की बर्बादी पर राज्यपाल ने मांगी रिपोर्ट। वैक्सीन की बर्बादी कब होती है? जब उसे निश्चित टेम्परेचर मतलब 2 से 8 डिग्री सेल्सियस के बीच में नहीं रखा जाता है तो फिर वो बर्बाद होना शुरू हो जाती है और इस पर राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र ने रिपोर्ट मांगी है। 2022 के आखिरी तक 5 राज्यों के हर ग्रामीण परिवार में पहुंचेगा नल से जल। भारत का लक्ष्य है, जल शक्ति मंत्रालय का, कि 2024 तक हर घर नल से जल पहुंच जाए और इसमें गोवा सबसे पहला राज्य बना था। कोरोना संकट के बीच भी जीएसटी संग्रह 1 लाख करोड़ से अधिक। जीएसटी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स अप्रत्यक्ष करों को एक साथ मिलाकर यह बनाया गया है और इस बार जो कलेक्शन हुआ है वो 1 लाख करोड़ अधिक हुआ है। स्टडी ग्लोस आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन कंटेंट लेके आता है। नॉलेज इज पावर, ये हमारी टैगलाइन है। तो आप लोग सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बाद में एक ऐप जो है वो आप लोगों के लिए लॉन्च हो चुकी है, बहुत ही बेहतरीन है। काफी दिलचस्प कोर्सेज यहाँ पे अवेलेबल करवा दिए गए हैं। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के कोर्सेज हैं। सिद्धांत सर ने काफी कॉस्ट इसकी रखी है, ठीक है। तो हमारे सितारे आप हैं, आप ही हमें आउटपुट देंगे, हमारा रिजल्ट जो है वो आपसे ही बनेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। आप मुझे इंस्टा पर फॉलो कर सकते हैं, कोई क्वेरी है तो आप मैसेज कर सकते हैं और लेक्चर की पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर अवेलेबल करवा दी जाएगी। किस देश के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय एक कोविड-19 शेयरिंग प्रोग्राम की घोषणा की गई है? देखिए, यूएसए ने रिसेंटली एक इंटरनेशनल कोविड-19 शेयरिंग प्रोग्राम को लॉन्च किया है। यहां पर क्या होगा कि इस योजना के तहत 75% जो वैक्सीन हैं इनको यूएन के तहत एक पहल है कोवैक्स। ये तो आप लोगों ने सुना होगा, कोवैक्स पहल। इस कोवैक्स पहल के तहत देशों को क्या भेजी जाएगी? ये वैक्सीन भेजी जाएगी। तो अब 75% जो है वो तो भेजी जाएगी कोवैक्स के तहत, लेकिन बाकी जो 25% बची है इसको रिजर्व करके रखेगा यूएसए ताकि उसका इमरजेंसी यूज जो है वो किया जा सके। लेकिन सोच के देखिए कि अमेरिका ऐसा कर क्यों रहा है, कहां इसको जरूरत पड़ रही है। यहां पर बात की जाएगी वैक्सीन डिप्लोमेसी की। याद रखिए कि अभी ये जो इंटरनेशनल कोविड-19 शेयरिंग प्रोग्राम है इसमें भारत को भी यानी कि इंडिया को भी क्या दी जाएगी? वैक्सीन सप्लाई की जाएगी। तो यहां हम लोग देख सकते हैं कि किस किस देशों किन किन देशों को सप्लाई की जाएगी। तो इसमें इंडिया जो है, इस कंट्री को भी, इंडिया को भी आप लोग देख सकते हैं। तो इंडिया को भी जो है वो वैक्सीन सप्लाई की जाएगी। अफ्रीकन कंट्रीज भी हैं इसमें, दक्षिण अमेरिका, साउथ अमेरिका की भी हैं, यहां तक कि ये है मंगोलिया, ठीक है। तो यहां पे आप लोग वैक्सीन सप्लाई देख सकते हैं। लेकिन देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं किसकी?
कोवैक्स पहल की। तो कोवैक्स पहल के तहत जिन भी देशों ने खुद की इंडिजीनियस वैक्सीन जो है वो निर्मित नहीं की है, या फिर कोई गरीब राष्ट्र है वहां पर वैक्सीन जो है वो सप्लाई की जाती है। तो सबसे पहला ऐसा देश बना था, वो कौन सा था? घाना। तो घाना कंट्री को सबसे पहले कोवैक्स के तहत वैक्सीन सप्लाई की गई थी। ठीक है, तो यहां हम लोग बात करना चाहेंगे वैक्सीन डिप्लोमेसी की। देखिए, कंट्रीज जो हैं वो वैक्सीन डिप्लोमेसी के तहत अपने नेबरिंग कंट्रीज को, इसके बाद में जो दूसरे कंट्रीज हैं उनको अपने फेवर में करना चाहते हैं, इसलिए वैक्सीन जो है वो सप्लाई की जाती है ताकि आगे जाकर इंटरनेशनल रिलेशन के अंदर कोई प्रॉब्लम ना आए, और इसे ही कहा जाता है वैक्सीन डिप्लोमेसी। ठीक है, अब देखिए कि भारत को क्या जरूरत है इन वैक्सीन्स की। भाई, भारत को सप्लाई की जा रही है तो क्या भारत को रियलिटी के अंदर जरूरत है? यहां हम लोग देख सकते हैं कि कौन कौन सी वैक्सीन जो है वो अभी अप्रूव है। तो फाइजर हम लोग देख सकते हैं, इसकी 2 डोज जो है वो काफी होती है, और स्टोरेज के लिए देखिए यहां पर टेम्परेचर लिखा हुआ है। ठीक है, फिर मॉडर्ना है, इसकी भी 2 है। फिर है ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका, जिसे हम लोग कोविशील्ड कहते हैं, 2 से 8 डिग्री सेल्सियस। और जब आप लोग देखते होंगे कई बार न्यूज के अंदर कि वैक्सीन जो है वो खराब हो गई हैं, वो इसीलिए खराब होती हैं क्योंकि ये टेम्परेचर जो है उसको मेंटेन नहीं रखा जाता है। फिर देखिए स्पुतनिक वी है, जॉनसन एंड जॉनसन की केवल 1 ही डोज काफ़ी होती है। उसके बाद में फिर आप लोग सिनोफार्म को देखिए, सिनोफार्म जो कि 7 मई 2021 को चाइनीज वैक्सीन को अप्रूवल दी गई थी, और रिसेंटली साइनोवैक जो है इसको भी अप्रूवल दी गई है। तो ये दोनों जो है ये कहाँ की है? ये चाइना की वैक्सीन है। ठीक है, भारत की जो है कोवैक्सीन, इसको अभी तक अप्रूवल नहीं दी गई है, जबकि यहां पर कौन सी काम में आती है? ये काम में आती है कोविशील्ड। तो आप लोग देख सकते हैं टोटल 7 वैक्सीन जो हैं अब तक अप्रूव उनको दी जा चुकी है, और 8वीं वैक्सीन कौन सी है? वो है सिनोवैक। चलिए यहां पर देखिए कि क्या एक्चुअल के अंदर भारत को जरूरत है वैक्सीन्स की। तो यहां पे आप लोग देख सकते हैं कि बिल्कुल कट टू कट आंकड़ा चल रहा है कि जितनी सप्लाई है उतना ही कंजप्शन है। तो यहां पर देखिए कि वैक्सीन की और ज्यादा जरूरत पड़ रही है। मैं आपको यदि रियलिटी के अंदर आंकड़े बताऊं तो 1.5 करोड़ जो है इतनी वैक्सीन की जरूरत है, लेकिन प्रोडक्शन होता है कितना? 25 लाख ही। इसका मतलब है कि बाहर से वैक्सीन को इंपोर्ट करने की जरूरत है, और इसीलिए भारत जो है वो अमेरिका के साथ में बातचीत कर रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अनिरुद्ध जगन्नाथ किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री व राष्ट्रपति थे जिनका हाल ही में निधन हुआ है? तो ये कहाँ के हैं? ये थे मॉरिशस के, सॉरी मालदीव नहीं होगा, मॉरिशस के ये क्या है? पूर्व प्रधानमंत्री व राष्ट्रपति थे। इनकी 91 एज के अंदर इनकी क्या हुई है? डेथ हुई है। और ये 18 वर्षों तक, सबसे अधिक समय तक 18 वर्षों तक वहां के क्या रहे? ये प्रधानमंत्री रहे हैं। जबकि 2003 से लेकर 2012 तक ये क्या रहे हैं? प्रेसिडेंट रहे हैं मॉरिशस के। और इनके जो बेटे हैं, इनके बेटे का नाम है प्रवीण जगन्नाथ, और वो वर्तमान के अंदर क्या हैं? वहां के प्राइम मिनिस्टर हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देखिए कि मॉरिशस जो है वहां पर इंडिया ने अपना एक पोर्ट जो है वो भी निर्मित किया है, जिसका नाम है अगालेगा। ठीक है, अगालेगा जो पोर्ट है वो भी निर्मित किया है। तो यहाँ की राजधानी है पोर्ट लुइस, यहाँ की जो करेंसी है वो है मॉरिशस रुपया, और प्रवीण जगन्नाथ यहाँ के प्रधानमंत्री है। राष्ट्रपति देखिए पृथ्वीराज सिंह रूपन यहाँ के राष्ट्रपति हैं। चलिए मॉरिशस की लोकेशन हम लोग देख लेते हैं, मेडागास्कर। ये मेडागास्कर आप लोग जो देख रहे हैं ये पूरे वर्ल्ड का 4th नंबर का एरिया वाइज आइलैंड है। सबसे पहले आता है ग्रीनलैंड, फिर आता है पपुआ न्यू गिनी, फिर आता है बोर्नियो, और 4th नंबर पे कौन सा है? मेडागास्कर है। और इसके राइट साइड में ही आप लोग देख सकते हैं यह है मॉरिशियस। ठीक है, तो इंडियन ओशियन के अंदर भारत जो है वो मॉरिशस से काफी अच्छे संबंध रखता है। एक न्यूज़पेपर का आर्टिकल मैं दिखाता हूं आपको। यूएस ने अभी इस चीज को बड़ा सरप्राइज किया था कि भारत के अंदर 2nd नंबर पर जो एफडीआई आता है वो मॉरिशस से आता है। ठीक है, और सबसे ज्यादा कहां से आता है इंडिया के अंदर? वो आता है सिंगापुर से। ठीक है, सिंगापुर से सबसे ज्यादा एफडीआई आता है इंडिया के अंदर, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। चलिए, किस बैंक ने 2031-32 तक कार्बन न्यूट्रल बनने की घोषणा की है? तो वो है हाउसिंग डेवलपमेंट एंड फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन बैंक, HDFC, जिसकी अभी सीईओ
कौन है? शशिधर जगदीशरन। शशिधर जगदीशरन जो हैं ये अभी इस बैंक के सीईओ हैं। देखिए, कार्बन न्यूट्रल का मतलब क्या है कि कार्बन का एमिशन जो है वो कम से कम किया जाएगा। कैसे किया जाएगा? रिन्यूएबल एनर्जी जो है इसको बढ़ावा दिया जाएगा इस बैंक के द्वारा। इसके बाद में फिर यहाँ पर ऊर्जा की खपत जो है यानी कि एनर्जी कंजप्शन जो है वो कम किया जाएगा। इसके बाद में वाटर कंजप्शन जो है उसको भी कम किया जाएगा। साथ में बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रीन बॉन्ड जो है वो जारी किया जाएगा। ग्रीन बॉन्ड एक ऐसा बॉन्ड होता है जिसको रिलीज करके जो फंड इकट्ठा होता है उसको एनवायरमेंट डेवलपमेंट के अंदर खर्च किया जाता है। लेकिन अब आपको ये क्वेश्चन जो है वो मन में आ रहा होगा कि एचडीएफसी बैंक को ऐसा करने की कहाँ जरूरत पड़ रही है, क्यों वो कार्बन न्यूट्रल करना चाहता है। तो यहां पर हम लोग बात करेंगे कि 2031-32 तक उसने कार्बन न्यूट्रलिटी की घोषणा की है। लेकिन आप लोग एक टॉपिक पढ़ते होंगे, ये आपके यूपीएससी मेन सेकंड पेपर के अंदर भी आता है, CSR यानी कि कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। इसमें क्या होता है कि कंपनी ने जो भी प्रॉफिट कमाया है उसमें से कुछ हिस्सा जो है वो वापस सोसाइटी को लौटाता है। हम लोग कहें कि 2% जो है वो वापस लौटाता है। इसी को हम लोग कहते हैं कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। देखिए, चीन ने मौसम की पूर्वानुमान के लिए कौन सा उपग्रह लॉन्च किया है? तो वो कौन सा है? फैनग्यांग 4B जो है इसको लॉन्च किया है। देखिए, ये जो लॉन्च किया है ये किससे किया है? लॉन्ग मार्च 3B से इसको लॉन्च किया गया है। ठीक है, अभी आप लोगों ने रिसेंटली सुना होगा लॉन्ग मार्च 5B। लॉन्ग मार्च 5B को चाइना ने लॉन्च किया था इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए। और ये जो उपग्रह था ये क्या हुआ था कि वापस से, भाई ये तो लॉन्च व्हीकल था लॉन्ग मार्च 5B, ठीक है, और इसका जो उपग्रह था उसका फ्यूल टैंक वापस से मॉरिशियस के मालदीव के लेफ्ट साइड में, वेस्ट साइड में आकर गिरा था। तो ये भी अभी चर्चा में था। Tianwan-1 ये क्या है? चाइना ने मंगल ग्रह के ऊपर जो मिशन भेजा था, कौन कौन से कंट्रीज थे? एक तो था यूएसए, इसके बाद में था यूएई और फिर था कौन सा? चाइना। तो इन तीनों देशों ने मिलकर क्या भेजे थे? मार्स पर अपने मिशंस भेजे थे। उसमें से Tianwan-1 किसका था? चाइना का था। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं फैंगयान 4B जो है इस सैटेलाइट को छोड़ा गया है। किसके लिए? मौसम संबंधी जानकारी के लिए। वहां पर मान लीजिए कोई आपदा प्रबंधन, डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए, जैसे अभी उड़ीसा के तट पे यास तूफान आया था, तो फिर वैसे ही भारत के भी कई सैटेलाइट है। इनसेट 3D है, कल्पना 1 है, इनसेट 3A है, इनसेट 3DR है, इनसेट 2E है, मेगा ट्रॉपिक्स काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। इनसेट 1 है, इनसेट, तो जितने भी आप लोग देख रहे हैं इनसेट नाम के, ये सब जो है यहाँ पर एक और आप लोग इंपॉर्टेंट देखिएगा, ओशन सेट 2, ठीक है। तो ये इंडिया के हैं। उड़ीसा के किस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में 14 दिनों में 6 हाथियों की मृत्यु हुई थी? तो ये भी जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद रखना, एग्जाम में पूछा जा चुका है एनटीपीसी के एग्जाम में। तो ये कौन सा है? वो है करलापत। कौन सा है? करलापत वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, यहां पर क्या हुआ कि 14 दिनों के अंदर 6 हाथियों की मृत्यु हुई। कारण क्या था कि इनको बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया था, और वो जो बैक्टीरिया था इसका नाम था पॉस्चुरेला मुलेटा सैडा, ठीक है, इस बैक्टीरिया का ये नाम था। देखिए, एक बैक्टीरिया आप लोगों को मैं और बताता हूं, एवियन बॉटुलिज्म, ठीक है। ये बैक्टीरिया कहाँ पे पाया जाता है? ये मिट्टी के अंदर पाया जाता है, और रिसेंटली राजस्थान के अंदर जो सांभर झील स्थित है वहां पर लगभग 500 के आसपास पक्षियों की मौत हुई थी, वो एवियन बॉटुलिज्म के कारण ही हुई थी। आर्कटिक एम किस देश का सैटेलाइट है? तो ये किसका है? यह है रशिया का। यह है रशिया का सैटेलाइट। और आर्कटिक क्षेत्र के अंदर क्या परिवर्तन हो रहे हैं, क्या वहां पर जो है वो चेंजेस आ रहे हैं, मतलब क्लाइमेट और एनवायरनमेंट की निगरानी करने के लिए रशिया ने आर्कटिक एम को कहां छोड़ा है? किसके ऊपर? आर्कटिक क्षेत्र के ऊपर इसको छोड़ा है। रॉकेट इसका जो यूज किया था वो कौन सा था? वो था सोयूज, ठीक है। सोयूज जो रॉकेट था इसके द्वारा इसको छोड़ा गया था।
सरकार के द्वारा न्यूनतम मजदूरी तय करने के लिए किसकी अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया है? तो आप लोग याद रखना, अजीत मिश्रा की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया गया है। और ये ऐसी कमेटी जो है वो सेकंड नंबर की है। इससे पहले भी सबसे पहली जो कमेटी थी वो अनूप सतपथी की अध्यक्षता में गठित की गई थी। अब किसकी अध्यक्षता में? अजीत मिश्रा की अध्यक्षता में गठित की गई है। ठीक है, तो ये कौन सी है? ये दूसरी कमेटी है। इस कमेटी का, ये जो सेकंड वाली कमेटी है, ये जो फर्स्ट वाली कमेटी थी, इसका गठन 17 जनवरी 2018 को किया गया था। अब जो है वो दूसरी कमेटी गठित की जा चुकी है। यहां पे आप लोग देख रहे हैं रंजना प्रकाश देसाई। जम्मू एंड कश्मीर जो डिलिमिटेशन कमीशन है उसकी अध्यक्ष कौन है? रंजना प्रकाश देसाई हैं। जया जेटली समिति, जो कि विवाह की उम्र है 21 वर्ष किसके लिए? लड़कों के लिए, 18 वर्ष लड़कियों के लिए। तो ये जो एज फैक्टर है इसको कम किया जाए या फिर बढ़ाया जाए, इसके लिए जया जेटली समिति जो है वो गठित की जा चुकी है। यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं मिनिमम वेज जो है वो है 176 रुपीज। चंडीगढ़ के अंदर 376 मिनिमम वेज है ये पर डे का। ठीक है, दिल्ली के अंदर 538, जबकि ये जो नॉर्थ ईस्ट के क्षेत्र हैं, यहाँ पे देखिए जैसे नागालैंड है, इसके अंदर त्रिपुरा है, यहाँ पर काफ़ी कम है। तमिलनाडु के अंदर 132, फिर हिमाचल के अंदर 172। ये बेसिकली डिफरेंस क्यों देखा जा रहा है? क्योंकि पर कैपिटल इनकम जो है उसको जब जनसंख्या से, पॉपुलेशन से डिवाइड किया जाता है तो कहीं ना कहीं ये पर कैपिटल इनकम कम आने लगती है और उसका असर जो है वो मिनिमम वेजेस के ऊपर भी पड़ता है। यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि चाइना और इंडिया के अंदर कंपैरिजन करें तो इंडिया के अंदर जो मिनिमम वेजेस है वो है $73, ये मंथली की बात है। और यदि हम लोग अभी इसको मल्टीप्लाई करें 70 के साथ में, यदि $1 को हम लोग 70 रुपीज माने तो फिर हम लोग कह सकते हैं कि अप्रोक्स 5000 रुपीज जो हैं ये पर मंथ हो जाएगा। और मैक्सिमम जो है वो है $2 to $3, ये भी मंथली का है। चाइना में देखिए 192, काफी ज्यादा है यहाँ पर मिनिमम वेज, और ये मंथली है तो 332 जो है वहां पर मैक्सिमम है। जी रोहिणी समिति का संबंध किससे है? तो जी रोहिणी समिति जो है वो ओबीसी के अंदर सब कैटेगरीज को डिवाइड किस अकॉर्डिंग किया जाए, इसके लिए जी रोहिणी समिति जो है वो गठित की जा चुकी है। देश में जल संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए कौन सा अभियान चलाया गया है? तो आप लोग याद रखना, कैच द रेन अभियान। कैच द रेन अभियान जो है वो चलाया गया है और ये कुल 100 दिनों तक चलाया जाएगा। जब मानसून आएगा तब जितने भी पॉन्ड्स हैं उनकी साफ सफाई की जाएगी, और जब मानसून जाएगा तो 2 समय जो है ये अभियान चलाया जाता है जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा। याद रखना, जल शक्ति मंत्रालय जो है उसके द्वारा ये कैच द रेन अभियान चलाया जाता है। और इसके जो मंत्री हैं वो है गजेंद्र सिंह शेखावत। गजेंद्र सिंह शेखावत। भारत का स्वदेशी रूप से निर्मित कौन सा हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण जहाज अभी 40 साल के बाद सेवा मुक्त हुआ है? तो आप लोग याद रखना वो है INS संध्याक। ठीक है, ये 40 साल के बाद डीकमीशन हुआ है और इसको 1978 के अंदर, 1978 में गार्डन रिच शिप बिल्डर जो है को कहाँ पे स्थित है? कोलकाता के अंदर स्थित है, उसके द्वारा इसे निर्मित किया गया था। और अब जो है इसको क्या कर दिया गया है? डीकमीशन कर दिया गया है। आप लोगों ने सुना होगा ऑपरेशन पवन के बारे में। एक तो है ऑपरेशन पवन, ऑपरेशन रेनबो, ये जो ऑपरेशंस हैं इनके अंदर इसने पार्टिसिपेट किया था। इसके बाद में इंडिया और यूएसए के बीच में एक मिलिट्री एक्सरसाइज होती है जिसको कहा जाता है टाइगर ट्रम्फ। ठीक है, टाइगर ट्रायम्फ जो है वो इसको कहा जाता है। तो इंडिया यूएसए की मिलिट्री एक्सरसाइज के अंदर भी इसने ये जो है वो पार्टिसिपेट करता है। यहाँ तक कि ये जो है INS राजपूत, इसको 21 मई 2021 को क्या किया गया है? डीकमीशन किया गया है। INS त्रिकंद, ये जो जहाज है ये कतर से कोविड-19 जो मटेरियल है, वैक्सीन वगैरह जो भी हैं, वो भारत लेकर मुंबई की पोर्ट पर रिसेंटली पहुंचा है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इंडिया नेवीज ओल्डेस्ट हाइड्रोग्राफिक सर्वे शिप INS संध्याक डीकमीशन जो है वो कर दिया गया है। गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2021 किस मूवी को दिया गया था? देखिए यहाँ पर कैटेगरी जो है वो हमको डिवाइड करनी पड़ेगी। तो ये जो गोल्डन ग्लोब अवार्ड था ये था 78, और यहाँ पर बेस्ट मोशन पिक्चर जो थी, बेस्ट मोशन पिक्चर, तो ये किसको दी गई थी? बोरट सब सीक्वेंट
मूवी, ठीक है, इसको दिया गया था। इसके साथ में ही बेस्ट मोशन पिक्चर और किसमें, ड्रामा के अंदर। तो ड्रामा के अंदर किसको दिया गया, नोमैडलैंड को, नोमैडलैंड जो है इसको दिया गया था। तो आप लोग याद रखना, नोमैडलैंड जो है इसका नाम आप लोग अच्छे से याद रखना, क्योंकि ये ड्रामा के अंदर दी गई है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि फिल्मों के लिए, फिल्म जो हैं इनके लिए जो अवार्ड दिए जाते हैं उनको कहा जाता है एकेडमी अवार्ड। अकादमी अवार्ड आप लोग सुनते होंगे, ठीक है। उसके बाद में है टेलीविजन के लिए, तो टेलीविजन के क्षेत्र में जो दिए जाते हैं सबसे बड़ा जो अवार्ड है वो कौन सा है, वो है एमी अवार्ड, ठीक है, वो है एमी अवार्ड। उसके बाद में फिल्म और टेलीविजन दोनों को मिलाकर जो सबसे बड़ा जो अवार्ड है, जो सबसे बड़ा अवार्ड है वो कौन सा है, वो है गोल्डन ग्लोब अवार्ड, गोल्डन ग्लोब अवार्ड, ठीक है। तो डिफरेंस आप लोग समझ रहे होंगे, केवल फिल्म के लिए दिया जाता है कौन सा एकेडमिक अवार्ड, ठीक है। टीवी के लिए एमी अवार्ड और फिल्म और टीवी के लिए गोल्डन ग्लोब अवार्ड दिए जाते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा 6 पनडुब्बियों के निर्माण की घोषणा किस योजना के तहत की गई है, तो वो है प्रोजेक्ट 75I। तो यहाँ पर दोनों प्रोजेक्ट जो हैं वो अलग अलग हैं। जहाँ पर आई लगा हुआ है इसका मतलब है इंडिया, और इसको कहते हैं इंडिजीनियस, ये इंडिया का प्रोजेक्ट है। जबकि 75 ये जो है ये किसका प्रोजेक्ट है, हमने फ्रांस की सहायता से इस प्रोजेक्ट को रन किया है। चलिए यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि कलवरी क्लास, प्रोजेक्ट 75 की बात है। स्कॉर्पियन श्रेणी की ये पनडुब्बियां हैं और फ्रांस के द्वारा निर्मित की गई है। फिर है सिंधुमर क्लास की जो हैं वो कौन सी हैं, वो है कौन सी, कहाँ से, जर्मनी के द्वारा उसको निर्मित किया गया है। जर्मनी इसके अंदर हमारी हेल्प कर रहा है। तो रशिया के लिए है कौन सी, सिंधु घोष क्लास की, तो रशिया इसमें हेल्प कर रहा है। तो ये जो पूरा प्रोजेक्ट है ये है प्रोजेक्ट 75। जबकि 75I जो है ये इंडिया का इंडिजीनियस प्रोग्राम है। यहाँ पर ये पनडुब्बी के अंदर एक नया सिस्टम जो है AIP, एयर इंडिपेंडेंट पावर सिस्टम जो है ये इसके अंदर शामिल किया गया है। इसमें क्या होता है, बेसिकली इसका पूरा नाम क्या है, एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम जो है इसके अंदर यूज किया गया है। तो ज़्यादा समय तक पनडुब्बी जो है वो पानी में रह सके। लेकिन जितनी भी पनडुब्बियां निर्मित की जा रही हैं ये सब की सब क्या हैं, ये है ट्रेडिशनल, मतलब डीजल और इलेक्ट्रिक से चलती हैं। यहाँ पर न्यूक्लियर सबमरीन नहीं है, ये ट्रेडिशनल सबमरीन है जो कि डीजल और इलेक्ट्रिक से चलती हैं। इसके साथ ही ये जो पनडुब्बियां हैं इनको निर्मित कहाँ किया जाएगा, इनको निर्मित किया जाएगा मझगांव जो डॉक शिप लिमिटेड है वहां पर इसको निर्मित किया जाएगा। और L&T जो कंपनी है ये इसके अंदर हेल्प करेगी। और पहली पनडुब्बी जो है वो 2030 तक क्या हो जाएगी, बनकर तैयार हो जाएगी। तो एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम क्या करता है कि उस डीजल पनडुब्बी को, सबमरीन को ज़्यादा समय तक पानी में बनाए रखता है। तो यहाँ पर ये पूरा सिस्टम जो है इसको आप लोग देख सकते हैं। वैसे न्यूक्लियर जो सबमरीन है वो तो काफी लंबे समय तक रहती है, लेकिन यदि डीजल सबमरीन को लंबे समय तक रखना है तो फिर इसका प्रयोग किया जाता है जिसका नाम है एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम। चलिए, राज्यसभा और लोकसभा चैनलों को मिलाकर कौन सा नया चैनल बना दिया गया है, तो आप लोग याद रखना संसद टीवी। तो दोनों को कंबाइन करके संसद टीवी बना दिया गया है। भारत चीन की सीमा व हिंद महासागर में निगरानी के लिए कौन सा उपग्रह छोड़ा गया है, तो वो कौन सा था, सिंधु नेत्र। याद रखना सिंधु नेत्र को PSLV C51 के द्वारा छोड़ा गया था। इसमें कुल 19 सैटेलाइट थे और 19 में से 5 जो थे, 19 में से 5 वो भारत के थे और उन 5 में से एक कौन सा था, सिंधु नेत्र था। यूनटैब योजना किस राज्य सरकार की योजना है, देखिए ये जो है वो किसकी है, ये है लद्दाख की, ठीक है। ये कहाँ की है, ये लद्दाख की एक परियोजना है, जम्मू कश्मीर नहीं होगा, लद्दाख है इसका आंसर। तो लद्दाख की एक ये परियोजना है क्योंकि यहाँ के जो राज्यपाल हैं वो कौन है, RK माथुर हैं। तो RK माथुर के द्वारा ये योजना शुरू की गई है। इसमें जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट है वो 6 to 12 12,300 टैबलेट जो हैं ये डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। और 10th और 12th के जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो नीट की तैयारी करते हैं या फिर JEE की तैयारी करते हैं या फिर NDA की तैयारी करते हैं, तो ये क्या करेंगे, उनको फाइनेंशियल हेल्प जो है वो की जाएगी। अब ये फाइनेंशियल हेल्प कितनी होगी, तो ये फाइनेंशियल हेल्प जो है वो 1 लाख की जाएगी, 1 लाख रुपए की इनको फाइनेंशियल हेल्प की जाएगी। यहाँ तक कि जो UPSC की तैयारी करते हैं उनके लिए भी यहाँ पर
1.54, जिन्होंने प्रीलिम्स क्लियर किया है उनको 1,54,000 रुपए जो है वो राशि दी जाती है। रिसेंटली आप लोगों ने एक योजना और सुनी होगी राजस्थान सरकार की योजना है अनुप्रति योजना। अनुप्रति योजना जो है इसके तहत भी ऐसा ही किया जाता है कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको इकोनॉमिकली हेल्प की जाती है, चाहे फिर वो यूपीएससी का एग्जाम दें या फिर वहाँ का आरएस का एग्जाम दें, तो उन्होंने यदि क्लियर किया है तो फिर उनको प्रोत्साहन राशि जो है वो दी जाती है। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं यूनियन टेरिटरी बनाया गया था किसको, लद्दाख को। 5 अगस्त 2019 को बिल जो था वो पास हुआ था और 31 अक्टूबर 2019 को लद्दाख और जम्मू कश्मीर एक केंद्र शासित यूनियन टेरिटरी अनाउंस हुए थे। भारत और बांग्लादेश के बीच कौन सी नई ट्रेन शुरू की गई है, तो आप लोग याद रखना मिताली एक्सप्रेस जो है ये नई ट्रेन शुरू की गई है, जबकि पहले से ही मैत्री और बंधन एक्सप्रेस भारत और बांग्लादेश के बीच में चलती है। ये जो मिताली एक्सप्रेस है ये न्यू जलपाईगुड़ी से किसके बीच चलती है, ढाका के बीच में ये चलती है। तो 26 मार्च को शेख मुजीबुर रहमान की कौन सी जयंती, 100वीं जयंती मनाई गई थी और प्रधानमंत्री मोदी गए थे बांग्लादेश के अंदर। अफ्रीका महाद्वीप की कौन सी झील का 90% हिस्सा जो है वो श्रंक हो चुका है, तो वो कौन सी झील है, वो है चाड झील। ऐसा क्यों हुआ है, रीजन एक ही है, समझ गए होंगे आप लोग, वो है ग्लोबल वार्मिंग। तो ग्लोबल वार्मिंग के तहत चाड झील जो है वो 90% तक खत्म हो चुकी है। अरिगनार अन्ना जूलॉजिकल पार्क जो है वो किस राज्य में स्थित है, जहां 9 वर्षीय शेरनी की मृत्यु कोविड-19 से हुई है। ये मान के चलिएगा कि बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है और एग्जाम में ये जरूर आएगा। तो यहाँ पर जो शेरनी है वो कहाँ पर है, वो है तमिलनाडु के अंदर और ये पार्क जो है वो चेन्नई के अंदर स्थित है। ठीक है, तो इस शेरनी का नाम क्या है, इस शेरनी का जो नाम है वो है नीला। ठीक है, तो इस शेरनी का नाम था नीला, कोविड-19 से खत्म हुई है। देखिए, जब भी कोई वायरस होता है वो वायरस यदि किसी जीव से किसी इंसान के अंदर पहुंच जाता है तो इनको हम लोग कहते हैं कि जूनोटिक डिजीज जो है वो हो गई है। ठीक है, तो आप लोग इसको याद रखिएगा। कौशल्या मातृत्व योजना किस राज्य सरकार की है, तो ये है किसकी, छत्तीसगढ़ सरकार की है और यहाँ पर बेटी के जन्म पर आर्थिक जो मदद है वो दी जाती है। तो कौशल्या मातृत्व योजना छत्तीसगढ़ सरकार की है। स्टारलिंक परियोजना को 2022 तक भारत में कौन लॉन्च करेगा, तो स्पेस एक्स जो है वो स्टारलिंक परियोजना लॉन्च करेगा। बेसिकली उसका टारगेट है कि वो 12,000 सैटेलाइट जो है वो आसमान के अंदर तैनात कर देगा, जिससे डायरेक्टली जो है वो इंटरनेट प्रोवाइड होगा सैटेलाइट से। यहां तक कि फिर ये जियो वगैरह के नेट चल रहे हैं इनको फिर कंपटीशन दी जाएगी। तो आप लोग याद रखना स्टारलिंक परियोजना स्पेस एक्स की है, जिसके तहत 2022 के अंदर ये लॉन्च की जाएगी और 12,000 सैटेलाइट जो है वो आसमान के अंदर लॉन्च किए जाएंगे और इनमें से 1,000 सैटेलाइट जो है वो तो लॉन्च भी किए जा चुके हैं डेनमार्क के अंदर। Who has been appointed as Joint Secretary of the Navy and Defense Staff? तो वो कौन अपॉइंट किए गए हैं, तो वो है कपिल मोहन धीर। ठीक है, तो कुलदीप सिंह जो हैं वो हैं सीआरपीएफ के और इनको बनाया गया था अभी एनआईए का भी हेड बना दिया गया था। ठीक है, और मुकुंद नरवरे कौन है, ये है थल सेना अध्यक्ष और सुबोध कुमार जायसवाल ये हैं सीबीआई के अध्यक्ष, अभी इनको बनाया गया है। चलिए हम लोग रिवाइज कर लेते हैं 5 जून के करंट अफेयर। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून पर ग्लोबल होस्ट कंट्री कौन सा बनाया गया है, तो वो है पाकिस्तान। भारत का कौन सा एयरपोर्ट ग्रीन एयरपोर्ट की सूची में शामिल किया गया है, तो वो है इंदिरा गांधी एयरपोर्ट। कोविड-19 के चलते जो बच्चे अनाथ हुए हैं उनका डेटा किस पोर्टल पर उपलब्ध है, तो वो है ट्रैक चाइल्ड पोर्टल। डोनाल्ड ट्रंप ने चीन पर कितने डॉलर का जुर्माना लगाया है, तो वो है $10 ट्रिलियन। ठीक है, मिलियन नहीं होगा, यह है $10 ट्रिलियन जो है इतना जुर्माना लगाया है। WHO के कार्यकारी बोर्ड का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, तो वो है कौन, डॉक्टर पैट्रिक अमौत। बुजुर्गों की सहायता व सुविधा देने के लिए कौन सी परियोजना शुरू की गई है, तो वो है सेज परियोजना। टाइम हायर एजुकेशन एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 में भारत के कौन से संस्थान में शीर्ष स्थान हासिल किया है, तो वो है IISc बेंगलुरु। हाल ही में किस मछली को IUCN के द्वारा लीस्ट कंसर्न श्रेणी के अंदर शामिल किया गया है, तो वो है ब्लू फिन महसीर। द ग्रीन गोल्ड कलेक्शन विंडो के तहत किस उत्पाद को बढ़ावा दिया जाएगा, तो वो कौन सा है, बैम्बू। हाल ही में ईरान के कौन से सबसे बड़े जहाज में आग लगने के कारण वह ओमान की खाड़ी में डूब गया, तो वो कौन सा, खर्ग।
देखिए, ये हमारा लास्ट स्टडी ग्लॉस क्वेश्चन था। चीता री इंट्रोडक्शन प्रोजेक्ट जो है, इसके तहत दक्षिण अफ्रीका से भारत के किस नेशनल पार्क में चीता लाई जाएंगे? तो कूनो नेशनल पार्क के अंदर। मैंने पहले भी ये पूछा है, तो इसका आंसर ये रहेगा। आज का आपका क्वेश्चन है कि एक डार्विन आर्च जो है वो टूटकर गिरा था, तो ये कहां पर स्थित है? मुझे आप लोगों को कमेंट सेक्शन में इसका आंसर जरूर से देना है। और आपकी कोई भी क्वेरी है, फीडबैक है, सजेशन है, वो मुझे आप लोग इंस्टा पर मैसेज करेंगे, वहां पे फॉलो कीजिए। और लेक्चर की पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर अवेलेबल करवा दी जाएगी। स्टडी ग्लॉस आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन कंटेंट लेके आता है। नॉलेज इज पावर, ये हमारी टैगलाइन है। तो चलिए मिलते हैं हम लोग कल बहुत ही बेहतरीन करंट अफेयर के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू। तो आप लोग फीडबैक देना नहीं